नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 के यूनिट 5 की। ठीक है, तो यूनिट 5 के पहले टॉपिक की, जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें वैसे तो 6 कंसेप्ट दिए बेसिक, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ 3 कंसेप्ट्स की बात करेंगे: इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड हायरार्की। बाकी बचे हुए का पार्ट बी बनाया जाएगा इस वीडियो का। ठीक है, तो ये पार्ट ए है टॉपिक 1 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात हम करेंगे इस वीडियो में इक्वालिटी की, इनइक्वालिटी की एंड हायरार्की की। सबसे पहले देख लेते हैं इक्वालिटी क्या होती है। नाम से ही जाहिर है, इक्वालिटी का मतलब बराबर, तो बराबर होना होती है इक्वालिटी। अब ये बराबर कौन होंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस। तो मतलब क्या हुआ? सारे जो ह्यूमंस हैं वो बराबर हैं। ये इक्वालिटी का मोटा मोटा मतलब सोशियोलॉजी में ये है। Equality refers to a state in which individuals are treated fairly and have equal access to opportunities, resources and rights regardless of their background or identity। ठीक है, तो सारे बराबर हैं, तो ये तो क्या हो गया, एक वैसी भाषा हो गई, आम बोलचाल की भाषा, यार सब बराबर हैं। अब इसको टेक्निकल टर्म्स में सोशियोलॉजी में कैसे बोला जाएगा कि एक तो सब ट्रीटेड फेयरली, मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। कौन करता है? स्टेट या गवर्नमेंट जो भी है, या आपका समाज है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। और दूसरी बात, सबको इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको मेडिकल मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। यहाँ पे सबको बराबर का मतलब अधिकार है। कोई भी वो नौकरी ले सकता है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग इस नौकरी को नहीं ले सकते, या गरीब लोग इस नौकरी को नहीं ले सकते। ठीक है, या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते। तो ये सब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो किसी भी समाज में अगर इक्वालिटी है, फुल इक्वालिटी, तो हम क्या मानते हैं कि एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। एंड एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड राइट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और आइडेंटिटी। ठीक है, तो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस क्लास में हैं, अपर क्लास हैं कि लोअर क्लास हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ठीक है, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इन सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एवरीवन इज़ इक्वल। तो क्या हमारा इंडिया में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, 100%। कोई भी जो हो इंसान, वो उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर चीज़ के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स भी क्या इंश्योर करते हैं सोसाइटी में? हमारी इक्वालिटी, कि हर इंसान को एक कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए जो सबके लिए समान है। चाहे वो फिर वो मुकेश अंबानी हो, चाहे आप और मैं हो, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, सब वो भी तो एक सिटीज़न ऑफ इंडिया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस उनको जो मिलेंगे वो राइट्स, वो आम आदमी को भी वही सब मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या हुई कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें किसी तरह का पैसा देने में भेदभाव नहीं होगा, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कास्ट। कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जॉब है, उसमें कह दें कि यार अपर कास्ट वालों को तो 20,000 मिलेंगे और जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको 10,000 मिलेंगे। तो क्या इक्वलिटी हुई? यहाँ पे नहीं हुई। या मान लीजिए कोई और जॉब है, वहाँ पे कहते हैं यार मेल्स को तो मिलेंगे 5,000 रुपये और फीमेल्स को मिलेंगे सिर्फ 2,000 रुपये। तो इक्वालिटी हुई? नहीं हुई। तो इक्वालिटी क्या होगी इकोनॉमिक टर्म्स में? जब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एनी अदर थिंग। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट सफराज, मतलब सबको बराबर वोटिंग का अधिकार है। इससे क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी आती है। मतलब सबको नहीं, मतलब जैसे जो भी 18+ हैं इंडिया में तो एटलीस्ट, लेकिन 18 से ऊपर जो भी है वो सब बराबर हैं। फिर चाहे वो कोई कास्ट हो, चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे कोई जेंडर हो, चाहे कोई सी भी अमीर हो, चाहे गरीब हो। ठीक है, सोरोकिन्स व्यूज एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज अ मिथ। तो ये जो पीटर सोरोकिन थे, सोशल अमेरिकन रशियन सोशोलॉजिस्ट, ये इन्होंने कहा कि सोरोकिन स्टेटेड दैट एन अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी विद ट्रू इक्वालिटी हैज़ नेवर एग्जिस्टेड। मतलब कि अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी लेयर्स ना हो। लेयर्स का मतलब अपर क्लास, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मतलब समाज लेयर्स में डिवाइडेड ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। मतलब सब एक है, एक ही लाइन है, बस सब बराबर हैं। ऐसी सोसाइटी आज तक एग्जिस्ट नहीं करी उनके हिसाब से, और ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो किसी भी तरह का समाज हो, चाहे पुराने टाइम में आप देख लीजिए, चाहे आज के टाइम में देख लीजिए, चाहे इंडियन समाज हो, चाहे अमेरिकन समाज हो, कोई सा भी समाज हो, किसी भी समय का हो, अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही लाइन हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा देर आर मल्टीपल स्ट्रेटाज इन सोसाइटी, जिसमें हायरार्की होती है। कुछ ग्रुप्स ऊपर आते हैं, उनको कास्ट बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, तो ये अपर हो जाते हैं और ये लोअर हो जाते हैं। तो ये हमेशा से ऐसा ही होता है, ये सोरोकिन का कहना है। थ्रू आउट हिस्ट्री सोसाइटीज हैव ऑलवेज डिस्प्लेड सम फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ और हायरार्की। ठीक है, तो पूरा इतिहास उठा के आप देख लीजिए, इवन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, जैसे जो हंटर और गैदरर वाली सोसाइटी थी, उसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन होता था। इतना इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था, इतना रिजिड नहीं था जैसे आज के ज़माने में। अब तो जैसे ख़त्म हो गया, जैसे पहले इंडिया में कास्ट सिस्टम हुआ करता था, काफ़ी रिजिड था। ख़त्म मतलब इसलिए हो गया है कि एटलीस्ट अब गवर्नमेंट वगैरह में तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बाकी अब गाँव में अगर कोई सामाजिक कुछ होता हो तो वो मतलब प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। तो वो जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम था या है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि वो जो चीज़ है वो सिस्टम में बिल्कुल घुल चुकी है, उसके रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी रिजिड हैं। तो पुरानी जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ थी उसमें बड़ा वैसा माइल्ड स्ट्रेटिफिकेशन होता था, जैसे जो लोग इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा कुछ काम कर सकते हैं, वो थोड़े ऊपर आते थे, बाकी लोग नीचे आते थे। तो सोरोकिन का ये कहना है कि आप बिल्कुल ट्रू इक्वालिटी वाली सोसाइटी, अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी ना आज तक हुई है, ना कभी हो सकती है। ठीक है। Equality as modern ideal. Equality is a value that has gained prominence with modernity. It is seen as a marker of modern societies and is closely linked to national building, citizenship and social justice. तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है इक्वालिटी का। बेसिकली तो शुरू ये जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, यहाँ पे पहली बार ये नारा दिया गया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेजर इम्पैक्ट तो इसका आप देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी 1945 में, उसके बाद सारे जो मॉडर्न स्टेट्स और मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स फॉर्म में आए, तो उसके बाद एक तरह से ये हर जगह एक तरह से हो गया कि भाई हमको इक्वालिटी सब जगह लानी है, इक्वालिटी लानी है। कुछ जगह थी जैसे साउथ अफ्रीका था, वहाँ पे 94 तक ये खेल चला, अपार्थाइड वाला, अपार्थाइड बोलते थे जिसको। तो वहाँ पे 94 तक जो अंग्रेज़ थे, गोरे लोग थे, उन्होंने काले जो ब्लैक्स हैं वहाँ के नेटिव ओरिजिन साउथ अफ्रीका के, उन पे काफ़ी मतलब उनको वैसा उनके साथ बर्ताव किया, सेकंड सिटीज़न वाला, उनको थोड़ा नीचे रखा अपने से। ठीक है, तो एक मॉडर्न कंसेप्ट है, इट इज़ अ मार्कर ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ एंड क्लोज एसोसिएटेड नेशनल बिल्डिंग। तो जो नई ज़माने की मॉडर्न सोसाइटीज़ है उसका एक फीचर है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सारे जो हमारे नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, सब बराबर हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड इक्वालिटी, मोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वर इन इगैलिटेरियन। मतलब इन एगलिटेरियन का मतलब होता है जहाँ पे सब इक्वल नहीं है। इगैलिटेरियन इसका अपोजिट होता है, जिसमें इन हटा दीजिए, अब क्या बन गया, इगैलिटेरियन मतलब जहाँ पे सब इक्वल हैं। इगैलिटेरियन मतलब सब इक्वल नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल पुरानी सोसाइटीज़ थी वो कैसी थी, इनएगैलिटेरियन, जहाँ पे सब लोग इक्वल नहीं थे। ओनली प्रिमिटिव ट्रिबल सोसाइटीज़ केम क्लोज टू रियल इक्वालिटी। अब इसमें देख लीजिए, प्रिमिटिव ट्रिबल सोसाइटीज़ इक्वालिटी नहीं थी उनमें, रियल इक्वालिटी, बस वो क्लोज आ पाई थी बस। मतलब मान लीजिए ये ट्रू इक्वालिटी है, तो बस यहाँ तक पहुँच पाई थी, वो पूरा टच नहीं कर पाई थी इसको, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा थोड़ा, जैसे सोरोकिन ने बोला ना, आज तक कोई सोसाइटी ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेटिफिकेशन ना हो। उसमें बड़ा माइल्ड फॉर्म में होता था, जैसे हमने देखा था ना, जो अच्छे हंटर्स हैं, अच्छे शिकारी हैं, वो थोड़ा उनको ऊपर थोड़ा माना जाता था, बाकी लोगों को नीचे माना जाता था। बाकी उसके बाद जो समाज बना वो तो बिल्कुल इन एगैलिटेरियन था, वहाँ पे बिल्कुल भेदभाव होता था। जैसे यूरोप का हमने देखा एस्टेट सिस्टम, जिसमें क्लर्जी थी, फिर नोबल्स थे, फिर कॉमनर्स थे। इंडिया में अपने कास्ट सिस्टम था, अपर क्लासेज एंड लोअर क्लासेज। ठीक है, तो पुराना समाज जितना भी था वो सारा इन इगैलिटेरियन था। फ्यूडल यूरोप हैड अ रिजिड स्टेट हायरार्की, हिंदू सोसाइटी फॉलोड अ कास्ट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इवोल्यूशन ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल एंटिटी, द डिमांड फॉर इक्वालिटी इवॉल्व्ड इन स्टेजेस। इनिशियली द फोकस वाज ऑन इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी सच एज यूनिवर्सल सफराज। तो जो ये इवोल्यूशन ऑफ इक्वालिटी हुआ, मतलब समाज में इक्वालिटी लाइए। अब समाज में इक्वालिटी लाएं तो इक्वालिटी बहुत तरह के पहलुओं पे होती है। एक तो हो गई, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक इक्वालिटी, एक हो गया आपकी पॉलिटिकल, और बहुत तरह की होंगी।
तो शुरुआत जैसे हुई सबसे पहले कहाँ से हुई, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ, कानून के नज़र में सब बराबर हैं। फिर धीरे धीरे ये पॉलिटिकल इक्वलिटी भी वही कि मतलब सबको बराबर वोटिंग का अधिकार हो। फिर धीरे धीरे ये इकोनॉमिक इक्वलिटी पे गई कि सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिले। फिर एजुकेशनल इक्वलिटी, तो धीरे धीरे मतलब इवोल्यूशन ऑफ इक्वलिटी हुआ। कहाँ से शुरू हुई थी, जैसे पॉलिटिकल इक्वलिटी, अब ये यूएस इतनी जो से बात करता है कि हम बड़े वैसी सोसाइटी हैं, फॉरवर्ड वगैरह, अपने आप को सबसे वो आगे मानते हैं, लेकिन देखिए कि 1920s तक अमेरिका में फीमेल्स को, औरतों को, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो 1920 में ही पहली बार यूएस में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, तो उससे पहले सिर्फ मेल्स ही वोट कर सकते थे। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ इक्वालिटी का। यूएस जैसे ही एडवांस सोसाइटी जो अपने आप को सबसे आगे मानते हैं, उनको भी मतलब उन्होंने भी 1920 में ही दिया। और हमारे देश की खासियत ये है कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो पहले दिन से ही हमने सबको इक्वल वो दिया, वोटिंग का अधिकार। कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी क्लास का हो, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। एग्जाम्पल, पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स स्पेशली लॉज क्रिएटिंग सिटीजन्स इक्वल रिगार्डिंग ऑफ, ठीक है, तो वही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबसे पहले बार ये बड़ी बात आई थी कि सब बराबर हैं। तो मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन आप एक तरह से पिवटल मूवमेंट मान सकते हैं कि जिसके बाद एक तरह से इक्वलिटी की बात होने शुरू हुई कि भाई समाज में हमें इक्वलिटी चाहिए, और इसका नारा भी था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। वैसे तो ये फ्रेंच में था, लेकिन इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये लिखते हैं, मतलब फ्रेंच में ऐसा कुछ था, लिबर्टी थे, इक्वलिटी थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है मतलब। टर्नर ऑन सिटीजनशिप एंड इक्वलिटी, तो सोशोलॉजिस्ट ब्रायन टर्नर, इन्होंने क्या कहा, सोशोलॉजिस्ट ब्रायन टर्नर आर्ग्यूज दैट मॉडर्न इक्वालिटी इज डीपली टाइड टू द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, इक्वल राइट्स, ड्यूटीज एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो इनका कहना सही है बिल्कुल, कि जिससे मॉडर्न इक्वालिटी, जो हमारे मॉडर्न स्टेट्स हैं आजकल, मॉडर्न मतलब आप ये समझ लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो स्टेट्स हैं, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स, इनमें जो सारी इक्वलिटी है वो किस चीज़ पे बेस होती है, वो सिटीजनशिप पे। मतलब कि जो भी उस स्टेट का सिटीज़न है वो सारे बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी इंडियन सिटीजन, सबको क्या मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो सारे बराबर होते हैं। आप किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी क्लास के हो सकते हैं, अमीर गरीब हो सकते हैं, आप साउथ इंडिया से हो सकते हैं, नॉर्थ इंडिया से हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप सब बराबर हैं, आपको सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। तो मॉडर्न इक्वलिटी इज डीपली टाइड टू द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, इक्वल राइट्स, ड्यूटीज एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, राइट टू वोट, रन फॉर ऑफिस, एक्सेस टू स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सब आपको भारत का सिटीजन होने के नाते ये सब आपको बराबरी के अधिकार मिलते हैं। सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट थ्योरीज आर्ग्यू दैट विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी आर सुपरफिशियल। तो मार्क्सिस्ट तो जब भी बात करेंगे हमेशा ही किस पे बात करते हैं, इकोनॉमी पे। इनके लिए पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, कि भाई जब तक पैसे की बात नहीं की जाए, बाकी सब इक्वलिटी बेकार की बातें हैं। तो चाहे आप लीगल इक्वलिटी कर लीजिए कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, या पॉलिटिकल इक्वलिटी का सबको वोट देने का अधिकार है, लेकिन जब तक इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी समाज में, तो ये सारी इक्वलिटीज़ बेकार है। क्योंकि सही बात भी है, कुछ कुछ, क्योंकि देखिए इकोनॉमी से ही सारे काम होते हैं। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, वोट का अधिकार का आपको करना क्या है? सबसे पहली तो चीज़ ज़िंदगी में पैसा होती है ना, उसी से घर चलता है, उसी से जीवन आगे बढ़ता है। रियल इक्वालिटी डिमांड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये और एक जैसे कम्युनिज्म, इनका मार्क्सिस्टों का तो ये है ही ना कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप जो होती है, प्राइवेट ओनरशिप मतलब वो नहीं होती है। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे जिस मतलब मालिकाना हक, आप जैसे आपका जो मकान है जिसमें आप रहते हैं, वो आप कहते हो ना ये मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है। तो कम्युनिज्म में मेरा जैसा कुछ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं है, सब किसका है, स्टेट का है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब आपका कुछ नहीं होता, किसी का भी कुछ नहीं होता, तो स्टेट का सब कुछ होता है, तो फिर क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टेट क्या करता है, आइडियली कम्युनिस्ट ऐसा कहता है, ऐसा करना चाहिए, वो करता है कि नहीं करता, चाइना में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब पहले सोवियत संघ था, यूएसएसआर टूटने से पहले 1991 से पहले, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि नहीं होता, ये फिर मतलब डिबेट का इशू है। लेकिन कम्युनिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब स्टेट के पास सारी प्रॉपर्टी और सारी जो वेल्थ आ जाएगी, तो फिर वो जो गरीब हैं उनको देगा, अमीरों से लेके। तो इसको बोलेंगे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। लैंड रिफॉर्म, जैसे भाई किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, मान लीजिए कितने 100 बीघा है, 100 बीघा ज़्यादा होती कम होती है पता नहीं, चलो मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं
किसी के पास बेचारे के पास 1 बीघा ही है, तो ये 100 बीघा एक काम करेंगे ना कि किसी के पास कुछ भी नहीं है मान लीजिए, तो इससे इस 100 बीघा वाले से क्या किया हमने, ले ली 90 बीघा, इसको 10 बीघा छोड़ दी, भाई तू भी तो, इसको भी तो अपना जीवन चलाना है। तो इस 90 बीघा को हमने क्या किया, 90 लोगों में बांट दिया, एक एक बीघा सबको दे दिया। तो ये क्या होगा, लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जिसके पास बहुत सारी है उससे लेके हमने, जिनके पास नहीं है उनको थोड़ी थोड़ी दे दी, तो भाई उनका भी काम चले, उनका भी जीवन आगे बढ़े, उनके भी शादी वादी हो, बच्चे हों, है ना, जीवन की सारी खुशियाँ मिलें। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए और गरीबों से कम लिया जाए। हालांकि भारत में तो बिल्कुल उल्टा होता है। अब ये मतलब कहने की बात है, लेकिन मतलब उल्टा होता नहीं है। क्या कहते हैं, अमीर लोग क्या है ना, उनके पास बड़े बड़े सीएज और बड़े बड़े फर्म्स होती है ना, तो वो तरीके ढूंढ लेते हैं टैक्स नहीं देने के या टैक्स बचाने के। लेकिन आम आदमी तो बेचारा कहाँ से सीए अफोर्ड करेगा। ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब मेरा मोटा मोटी ये मतलब होता है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लो और गरीबों से कम लो। एंड सोशल वेलफेयर पॉलिसीज एम टू रिड्यूस वेल्थ डिस्पैरिटीज़। अब ये सोशल वेलफेयर पॉलिसीज यही होती हैं अपना, जैसे चल रहा है ना आजकल, ये गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं, फ्री में अनाज देना गरीबों को, क्या है वो 80 किलो राशन ऐसा कुछ है। मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है ना जो फ्री में दिया जाता है, जैसे ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होता है, उसमें सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी एक तरह का सोशल वेलफेयर पॉलिसी है कि जहाँ पे आपको बिना पैसे दिए इलाज हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये सबसे क्या होता है, समाज में इक्वलिटी आती है थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक बेसिस पे। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने कहा कि जॉन रॉल्स एक्सेप्टेड दैट सम इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल। वही जो सोरोकिन वाली बात को इन्होंने रिपीट किया। सोरोकिन ने भी तो ये कहा था कि ऐसा कोई समाज आज तक नहीं हुआ जिसमें किसी तरह की स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। तो स्ट्रेटिफिकेशन होने का मतलब ये है कि मतलब इनइक्वालिटी है। तो इन्होंने कहा इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके। तो इनइक्वालिटी को हम समाज में नहीं रोक सकते, तो इनइक्वालिटी तो समाज में होगी ही होगी। और यही सोरोकिन ने कहा था कि आज तक ऐसा कोई समाज नहीं हुआ जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन ना हुआ हो। तो इनका कहना भाई इनइक्वालिटी तो होगी होगी, तो ये तो इनएविटेबल है। अब इनइक्वालिटी आ गई, अब क्या करें। अब सरकार जो देश की है उसको कोशिश करनी चाहिए कि इस इनइक्वालिटी को किस तरह थोड़ा कम किया जाए, इस तरह की स्कीम्स लगा के। जैसे हमने एग्जांपल लिया अपना इंडिया का, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। बट आर्ग्यूड दैट इट मस्ट बी अरेंज टू द बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएं कि जिससे कि जो बेचारे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं, या ऐसे कोई इंडिया में जैसे कास्ट सिस्टम है कि ऐसी कोई कास्ट है जिनको लोअर कास्ट है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो जैसे इंडिया में क्या लगाया गया, रिजर्वेशन सिस्टम लगाया गया। तो रिजर्वेशन सिस्टम के काफ़ी फ़ायदे हमने देखे हैं 70 सालों में, कि जो हालांकि इतना टाइम हुआ नहीं अभी रिजर्वेशन लगे, लेकिन जितना भी हुआ है काफ़ी फ़ायदे देखे हैं कि जो कास्ट बेचारे जो लोअर कास्ट के लोग पढ़ लिख भी नहीं पाते थे, वो आज अच्छी नौकरियां करके एक तरह से मुख्य धारा में शामिल हुए आज़ादी के बाद। तो ये क्या हुआ, एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर रिजर्वेशन की वजह से। तो यही जो रॉल्स ने यही कहा ना कि इनक्वालिटी तो होगी, जैसे कास्ट सिस्टम की वजह से इंडिया में इनक्वालिटी थी, लेकिन हमने क्या किया, रिजर्वेशन सिस्टम लगाया जिससे कि लोअर कास्ट भी उनका अपवर्ड मोबाइलाइजेशन हो पाए और वो भी मुख्य धारा में सबकी तरह बराबर शामिल हो पाए। तो बेसिकली कोशिश यही की जाती है, जैसे अलग अलग स्ट्रेटाज है ना समाज के, ये किसी तरह मिल के एक हो जाए, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना हो सके इसको कम किया जाए। इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एलिमिनेशन, ठीक है, वही सब बातें हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्वालिटी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, समानता के भी अलग अलग, कुछ इस तरह से कुछ उस तरह से। सबसे पहले फाउंडेशनल इक्वालिटी, ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न इक्वल इन मॉरल वर्थ। मतलब ये होती एक तरह से इक्वालिटी, आप मान लीजिए कि इंसान होने के नाते इक्वालिटी, कि अगर आप एक इंसान हैं तो आप बाकी इंसानों के बराबर हैं, नो मैटर कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका पैसा कितना है आपके पास, आपका वो होता है ना कि आप किस घर से आते हैं, बड़े घर से आते हैं कि छोटे घर से आते हैं, जो भी एनीथिंग, बट एज लॉन्ग एज यू आर अ ह्यूमन, यू आर इक्वल टू अदर ह्यूमंस। इंसान इंसान सारे बराबर हैं। तो ये होता है फाउंडेशनल इक्वालिटी। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इक्वल इन मॉरल वर्थ। एवरी लाइफ होल्ड्स इक्वल इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रेंसिक मतलब बाय बाय बीइंग बॉर्न, एक तरह से आप मान लीजिए आपकी इनहेरिट वैल्यू जो होती है। ठीक है, तो ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, ये फाउंडेशनल इक्वालिटी है। यूनिवर्सल रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं,
कि भाई किसी से भी इस तरह का जो भी होते हैं कि मतलब ज़्यादा वैसा व्यवहार नहीं करना, गलत व्यवहार, और ये अपने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, सबको एक लाइफ राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये सब ह्यूमन राइट्स में आते हैं। ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, वो किसी ऐसा नहीं होता कि कोई ह्यूमंस ने ज़्यादा एजुकेशन कर ली तो उनको ह्यूमन राइट दो, या किसी का पैसा ज़्यादा है। एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, तो यू हैव ह्यूमन राइट्स। तो ये होती है फाउंडेशनल इक्वालिटी। उसके बाद फॉर्मल इक्वालिटी, इट एंश्योर्स इक्वल लीगल एंड पॉलिटिकल स्टेटस फॉर आवर इंडिविजुअल्स। तो फॉर्मल इक्वालिटी किसमें में क्या आता है, लीगल एंड पॉलिटिकल, इक्वल राइट्स, इक्वल वोट्स, ये सब फालतू, मतलब फालतू की तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लीगल से क्या क्या आ गया अपने पास, लीगल से आ गया अपने पास राइट्स, मतलब कि फंडामेंटल राइट जैसे इंडिया में दिए जाते हैं। पॉलिटिकल से आ गया वोटिंग का अधिकार, सबको बराबरी का वोटिंग का अधिकार है, सबको चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो भी हैं उनमें सब इक्वल हैं। और लीगल में क्या है कि जब सबको कानूनी अधिकार मिलते हैं, राइट्स होते हैं, वो सबको बराबर मिलेंगे, तो ये होगी फॉर्मल इक्वालिटी। एग्जाम्पल, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। तो यूनिवर्सल अडल्ट सफराज मतलब जो भी अडल्ट हो गए हैं इंडिया में, जैसे एज हमने 18 मानी है, तो 18 से प्लस जो भी हो गया सबको वोटिंग का अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सबको कानूनी रूप से सब बराबर हैं, फंडामेंटल राइट्स सबके बराबर हैं। वो जैसे वो बनता है ना भाई कानून, वो फिल्म में दिखाते थे कानून अंधा होता है, तो उसका मतलब अंधे होने का मतलब क्या होता है कि कानून डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। वो देखता नहीं है कि यार ये आदमी गोरा है तो इसको ज़्यादा राइट दे दो, काला है तो इसको कम दे दो, ये लोअर कास्ट का है तो इसके साथ ऐसा कर दो, अपर कास्ट का है तो इसको ज़्यादा प्रिविलेज दे दो। तो इसलिए कानून अंधा होता है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एवरीवन शुड हैव अ फेयर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज टू डेवलप देयर पोटेंशियल। तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में मेन चीज़ आती है, स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए बराबर होना चाहिए, कि मतलब सबको एक फेयर प्लेइंग फील्ड मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई मतलब कोई अपने बैकग्राउंड की वजह से किसी को ज़्यादा वो मिल गया, या फिर ऐसा हो कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी स्टेट में, कि भाई कोई नौकरी का, मतलब मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल, आईएएस की नौकरी का वो निकला नोटिफिकेशन, उसमें यूपीएससी बोले कि भाई सिर्फ इसमें अपर कास्ट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हुई? नहीं हुई बिल्कुल, क्योंकि लोअर कास्ट का क्या होगा। इसी तरह मतलब ऐसा नहीं कि इसमें वो कहते हैं कि भाई सिर्फ लोअर कास्ट की अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर अपर कास्ट का क्या होगा। तो हमें कोशिश ये करनी कि जो अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसे इस तरह का हमारा स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, हमें कोशिश करनी है कि सारी लाइनें हो सके जितनी ख़त्म हो और एक ही लाइन बने। अब एक तो बनना इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे इतनी है तो इसमें से सिर्फ 2 ही रह जाएँ या 3 रह जाएँ, तो जितना हो सके ये चीज़ कम हो, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन कम हो। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हुआ, सबको बराबरी के अधिकार मिले, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले। कोई मान लीजिए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन है, तो सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। यूपीएससी एलिजिबिलिटी टू ओपन टू ऑल ग्रेजुएट्स रिगार्डलेस ऑफ क्लास और रिलीजन, ठीक है। तो इसमें ही है जैसे फिर रिजर्वेशंस जैसी चीज़ें आती हैं, क्योंकि भाई मान लीजिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो हमने बोल दी है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई लोअर कास्ट का मेंबर है, वो अपने गांव में रहता है, उसके घर में भाई ऑब्वियसली लोअर कास्ट होने की वजह से इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो अब मतलब यूपीएससी ने तो सबके लिए बराबर वो निकाला है नोटिफिकेशन, भाई कोई भी कर ले, लेकिन जैसे अब आईएएस की तैयारी में कितना पैसा लगता है, एक्सपोजर चाहिए, तो कोई मतलब अपर कास्ट का आदमी मतलब शहर में रह रहा है, तो उसके पास ज़्यादा एक तरह से रिसोर्सेज हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे केसेस में ही सही हो कि अपर कास्ट वालों के पास हमेशा ज़्यादा पैसा होता है। एक एग्जाम्पल की बात है, अपर कास्ट के लोग भी गाँव में रहते हैं, गाँव में सारी कास्ट रहती है, बस एक एग्जाम्पल की बात है, ठीक है। तो इसलिए फिर रिजर्वेशंस लगाए गए, क्योंकि भाई ट्रेडिशनली हमारे देश में ऐसा देखा गया था कि कुछ जॉब्स में से लोअर कास्ट को वंचित रखा गया था, तो हमने कोशिश करी कि मतलब ये रिजर्वेशंस वगैरह लगा के समाज का जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये बटा हुआ समाज हमारा जो है, ये एक हो। इक्वालिटी ऑफ आउटकम फोकसेस ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स लाइक इनकम, वेल्थ एंड स्टेटस। एग्जांपल, मार्क्स विजन क्लासलेस कम्युनिटी। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम में आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि भाई अपॉर्चुनिटी तो हमने इक्वल दे दी सबको, कि भाई सबको नौकरी का वो निकाला, सब अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई सीट निकली तो सब अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब उसका बाद आउटकम भी देखनी पड़ेगी, भाई अप्लाई करने के बाद भी क्या लोग मतलब सबको बराबरी के रिजल्ट्स आ रहे हैं,
कि भाई कोई गरीब आदमी अप्लाई कर रहा है तो क्या वो सीट उसको नौकरी मिल पा रही है, उसके बाद इतने रिसोर्सेज नहीं, वो कोचिंग नहीं जा सकता तो उसको वो नौकरी नहीं मिल पाई। तो इसलिए मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिज्म लाना पड़ेगा। कम्युनिज्म में क्या होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, सरकार के पास सारी वेल्थ होगी, तो वो क्या करेगी, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अमीरों से या जिनके पास है उनसे लेके गरीबों में बांटेगी। इनकम, वेल्थ एंड स्टेटस, ये सब वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी की, मतलब समाज में इक्वलिटी क्यों होनी चाहिए। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि प्रमोट सोशल जस्टिस। इक्वलिटी इंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज फेयर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड दस अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस क्या है, न्याय, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो भाई सब बराबर होंगे, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सबको बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिसोर्सेज मिलेंगे, तभी तो सब बराबर होंगे। तो यही तो फिर सामाजिक न्याय हुआ। वरना तो अगर सबको बराबरी का वो नहीं दिया आपने तो फिर क्या हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए सोशल जस्टिस अगर हमको चाहिए समाज में तो हमें इक्वालिटी चाहिए, होनी चाहिए। रिड्यूसेस सोशल कन्फ्लिक्ट, मिनिमाइजिंग डिस्पैरिटीज इन वेल्थ एंड सेक्स, डिक्रीज रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, क्लास बेस्ड टेंशन, लीडिंग टू अ मोर पीसफुल एंड कोहेसिव सोसाइटी। अब वही बात है कि जैसे वो जो मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का था, क्या था वो, क्लास स्ट्रगल। अमीरों और गरीबों के बीच में, अमीर और गरीब से भी बड़ी एक डेफिनेशन, मतलब जेनरिक डेफिनेशन है, हैव्स और हैव नॉट्स। हैव और हैव नॉट्स का मतलब क्या क्या हो गया, हैव्स का मतलब जिनके पास है, और हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है। और क्या नहीं है, वो पैसा, अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम होता है इक्वालिटी अगर होगी। ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई समाज में जब इक्वालिटी है, सबके पास बराबर के अधिकार हैं, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ है, बराबर का पैसा है, तो सब फिर आपस में लड़ेंगे क्यों लोग। लेकिन मान लीजिए किसी एक के पास तो बहुत वो आ गया कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहा है और उसके पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, और एक बेचारा दो दो वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा, तो उससे क्या होगा, समाज में कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जो गरीब है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो वो क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं कि वो इस अमीर आदमी को मतलब उसके घर में चोरी कर ले, या उसको किडनैप करके फिरौती मांग ले, कुछ भी कर सकता है ना। बेसिकली क्राइम और कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा अगर समाज में इनइक्वालिटी होगी। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, समाज में इक्वालिटी लाए जिससे कि सोशल कन्फ्लिक्ट कम हो। Enhances social mobility. When resources like education, healthcare, and employment are distributed more, individuals have a better chance to improve their social economic status. तो मोबिलिटी क्या होती है सोशोलॉजी में, ये जो हमने देखे थे ना स्टेटाज। तो मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे है, लोअर क्लास को बिलोंग करता है या लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, जैसा भी आप लेना चाहे। ठीक है, तो अगर अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वल दी जा रही हैं, तो जो आदमी लोअर क्लास का था उसने पढ़ाई लिखाई करके वो बन गया आईएएस ऑफिसर, तो एक तरह से वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो इससे क्या आता है हमारे पास, इक्वालिटी से सोशल मोबिलिटी आती है कि अगर आप कम रिसोर्सेज वाले घर में पैदा भी हुए हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ योर कास्ट, बिकॉज ऑफ योर क्लास, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, और बिकॉज ऑफ इवन ऑफ योर जोग्राफिक लोकेशन, कि आप मतलब गांव में पैदा हुए हैं जहाँ पे कोई वो रिसोर्सेज ही नहीं थे, स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, स्टिल अगर आप मेहनत करें, क्योंकि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप अपवर्ड मोबिलिटी कर सकते हैं। आप नीचे थे लेकिन आप ऊपर पहुँच सकते हैं। Encourages national unity, narrowing the gap between different social groups, fosters a sense of belonging and national identity, crucial for long term stability। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी देखिए आएगी ना, जैसे मान लीजिए हमारा समाज इस तरह बटा हुआ है, इस स्टेटास में स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है, अलग अलग वो हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि यार ये इतनी सारी लाइनें हैं ना, ये सिर्फ कम होके एक एक ही वो बन जाए, तो एक यूनिटी बनी ना समाज में, सब एक होने लगे धीरे धीरे। ये जो हमारे डिफरेंसेस थे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, भाई अर्बन और रूरल, ठीक है, तो ये सब हमें मतलब नेशनल यूनिटी बढ़ानी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें ये समाज जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन में बटा हुआ है, हमें कोशिश करनी है कि ये एक लाइन में आ जाए, इतने सारे होने की बजाय हम सब एक हो जाएं, तो हमारे पास नेशनल यूनिटी बढ़े। अब ऐसी बात नहीं कि इक्वालिटी, हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज़ के वो देखने पड़ते हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, तो कुछ नेगेटिव्स भी देखने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि भाई इक्वालिटी इतनी अच्छी चीज़, मतलब इसके फ़ायदे तो कुछ मतलब वो भी होंगे। अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स,
It treats all individuals the same, ignoring the different differences in talent, effort, and ability, therefore thereby failing to reward merit appropriately. तो मतलब वही जैसे कम्युनिज्म क्यों फेल हुआ, कि भाई सबको मतलब उस कम्युनिज्म में क्या होता है कि मेरा जैसा कुछ नहीं होता, मतलब आपकी खुद की प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होती। तो स्टेट के पास स्टेट जो है आपका, स्टेट के पास सब कुछ होता है, तो वो फिर सबको बराबर के वो देता है, मतलब बराबर का पैसा या घर वर रहने का। तो फिर जो आदमी ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको क्या मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा मेहनत करने की? अगर समाज में सरकार सबको इक्वल मान ले और बोले कि यार सबको इक्वल पैसा दे दो, सबको इक्वल एक जैसे घर दे दो रहने के लिए, सबको एक जैसी गाड़ी दे दो चलाने के लिए, तो कोई आदमी ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा? उसके पास मोटिवेशन कहाँ से आएगी? तो इट ट्रीट्स ऑल इंडिविजुअल द सेम, इग्नोरिंग डिफरेंस इन टैलेंट, देयरबाय फेलिंग टू रिवॉर्ड मेरिट प्रॉपर्ली। तो जो मेरिट वाला आदमी है, मेहनत करने वाला आदमी है, उसके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाएगी कि यार जब सबको बराबर ही मिल रहा है तो मैं भी आराम से मतलब इतनी मेहनत क्यों करूं, आराम से बैठ के अपना मैं भी मजे लेता हूँ, सरकार पैसे दे ही देगी सबको। डिस्करेजेस इंसेंटिव एंड ग्रोथ बाय रिमूविंग कंपटीशन एंड रिवार्ड स्ट्रक्चर, इट डैम्पन्स एम्बिशन एंड लीड्स टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो वही सेम बात है कि जब सबको बराबरी के ही आपने वो दे दिए अधिकार और सारे रिजर्व मतलब सब चीज़ें, तो कोई आदमी क्यों कंपटीशन करेगा, क्यों उसकी कोई मोटिवेशन आएगी ज़्यादा कुछ करने की? ठीक है, तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, कि कोई भी आदमी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहेगा। रशिया में यही हुआ, सोवियत यूनियन के जो फॉल के, हालांकि रीज़न तो वहाँ पे गरीबी था, पॉवर्टी था, बिकॉज ऑफ काफ़ी बहुत ज़्यादा करप्शन था, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था। मतलब अगर अंदर से देखा जाए, सोशियोलॉजिकल रूप से सोशियोलॉजिकल स्टडी की जाए, कि रशिया में भी रशियन जो मतलब बेसिकली उस टाइम तो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ, कि इतने टाइम वहाँ पे ये कम्युनिज्म रहा कि सबको बराबर का अधिकार मिलने लगा, तो लोगों के अंदर एम्बिशन खत्म हो गई कुछ करने की। अब जैसे अमेरिका में इतनी रिसर्च और इन्वेंशंस क्यों होती हैं? ये मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक क्यों बनाया? क्योंकि आज वो दुनिया का मतलब सबसे अमीर आदमियों में एक है। तो उसके पास मोटिवेशन थी ना, तो हर अमेरिकन के पास एक मोटिवेशन है मेहनत करने की, कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत करी तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन जब हम ये इक्वालिटी वाली बात करते हैं, यार सबको बराबर दे दो, यार सब एक जैसे हैं, तो फिर कोई आदमी मेहनत क्यों करेगा? एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेगा? मेरिट क्यों करेगा? कुछ इनोवेशन क्यों करेगा? जैसे अब ये यूएसएसआर का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे कोई आदमी इनोवेट करके कोई ऐसी जैसे फेसबुक जैसी चीज़ बनाए, तो स्टेट बोलेगा ये तो हमारी है, क्योंकि पर्सनल तो कुछ होता नहीं है, तो वो क्यों फेसबुक बनाएगा रशिया में? उसको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, सब स्टेट ले लेगा। उसको तो उतना ही मिलेगा जितना एक जो आदमी ऑटो रिक्शा चलाता है उसको भी उतना ही मिलेगा। तो वो कोई आदमी इतनी मतलब क्यों इतना वो ले, टेंशन क्यों ले इतना दिमाग में कि भाई जब इतना ही मिलना है तो ठीक है। तो इसलिए इससे वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। रिक्वायर्स एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, अचीविंग इक्वालिटी डिमांड्स इंट्रूसिव स्टेट इंटरवेंशन एंड सोशल इंजीनियरिंग विच ऑफन कर्टेल्स इंडिविजुअल फ्रीडम। तो देखिए भाई, स्टेट इंटरवेंशन के बिना तो ये इक्वालिटी पॉसिबल है ही नहीं। समाज अपने आप तो सबको इक्वल बना नहीं देगा। हमने देखा ना, जैसे आपको इस तरह के कानून बनाने पड़ेंगे सब, जैसे ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसमें क्या करना पड़ेगा? अमीरों से लेकर गरीबों को देना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करना पड़ेगा, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे कम लगाओ। तो ये सब कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी। तो इसलिए एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो इसके बाद इसलिए इस वजह से इंडिविजुअल फ्रीडम भी खत्म हो जाती है। भाई अमीरों से आप ज़्यादा टैक्स ले रहे हो और गरीबों से कम ले रहे हो, तो अमीर भी तो ये कह सकता है भाई मेरी इक्वालिटी का क्या हुआ, मैं क्या इक्वल नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा क्यों ले जा रहा है? तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो अमीर की थी वो भी तो क्वेश्चन में आ गई। तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सबको इक्वल मानने से उसके फिर क्या करें, फिर मतलब फिर अमीर इक्वल नहीं है इसका मतलब तो। suppresses diversity and innovation. Enforced uniformity erodes personal differences, leading to a dull and rigid society lacking creativity and vitality. तो वही था कि भाई जो मतलब इनोवेशन रहेगी नहीं, डाइवर्सिटी रहेगी नहीं, सबको आपने बराबर मान लिया, सबको बराबर की, सबको एक जैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे दो, सबको इवन मतलब जैसे ये मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तक तो ठीक है, उसके बाद जब इक्वलिटी ऑफ आउटकम आ जाता है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अपॉर्चुनिटी तो अच्छा है भाई, जैसे कोई नौकरी का वो निकला या कुछ किसी किसी की वो निकली नोटिफिकेशन, तो सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब बराबर है भाई, जो भी मेरिट में आएगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब इक्वालिटी ऑफ आउटकम हो जाता है। इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट की हमें और ये करना पड़ेगा कि आउटकम भी इंश्योर करना पड़ेगा, सबको बराबर मिल रहा है। तो वो कैसे करेंगे? वही कि सबको फिर बराबर दिया जाए, किसी का कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो, तो फिर वही सब बराबर हो जाएंगे, तो समाज बिल्कुल एक डल समाज हो जाएगा।
कोई इनोवेशन नहीं रहेगी, कोई डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, सब एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसे गाड़ी चला रहे हैं, एक जैसे घरों में रह रहे हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं, तो समाज प्रोग्रेस कैसे करेगा फिर, आगे कैसे बढ़ेगा? रिजिड सोसाइटी हो जाएगी, एक जगह ठहर जाएगी बिल्कुल, कट मतलब ऐसी सोसाइटी होती है जो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी इक्वालिटी देख लिया। अब इक्वालिटी के बाद देखते हैं इनइक्वालिटी, असमानता। नेचुरल वर्सेस सोशल इनइक्वालिटी। जीडी बर्मन, ये बेरेमैन, ये भी शायद अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं ये भी, या थे शायद, अब तो हो गया हुआ इनका काम। तो बेरेमैन explains that while differentiation among individuals is natural and universal, inequality arises when these differences are socially evaluated due to association with different social groups. तो कह रहे हैं डिफरेंशिएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल इज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, मतलब इंडिविजुअल्स के अंदर तो डिफरेंस होगा ही होगा। एक जैसे ये इंसान है कोई, तो भाई डिफरेंस होगा ही। अब जैसे उसेन बोल्ट है, इतना तेज वो भाग सकता है, तो क्या हम उसके जैसे भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। तो ये तो नेचुरल है ना, ये नेचर के बनाए हुए डिफरेंसेस है। नेचर नहीं, हर इंसान को इक्वल नहीं बनाया। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, हम खेल सकते हैं क्या? हम तो इतने बड़े हो गए फिर भी नहीं खेल सकते। तो ये क्या है? ये इनइक्वालिटी तो है, नेचुरल इनइक्वालिटी है जो नेचर ने हमें दी है। नेचर ने सारे इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया। लेकिन बेयरमैन बोलते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी, सामाजिक इनइक्वालिटी कब आती है? जब ये जो चीज़ें हैं ये सामाजिक उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती हैं और एक ग्रुप के आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कास्ट के साथ एसोसिएट हो गई और उसमें फिर बोला कि भाई ये लोअर कास्ट हो गई या अपर कास्ट हो गई, इस तरह बनना। या फिर क्लास के साथ एसोसिएट हो गई, फिर ये अपर क्लास बने और ये लोअर क्लास बने, फिर बीच में मिडिल क्लास बने। और वहाँ से फिर क्या शुरू होता है? डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है कि भाई नीचे वालों को ज़्यादा कुछ नहीं देना, ऊपर वालों को सब कुछ देना है। तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। Definition of social inequality. Social inequality refers to patterns of unequal access to valued resources like money, property, education, health and power. तो इक्वालिटी में क्या था? इसका इक्वल था। इक्वालिटी में था इक्वल एक्सेस टू, और इनइक्वालिटी में अनइक्वल एक्सेस टू। मतलब जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है, तो जो ऊपर है उनको ज़्यादा एक्सेस है, ज़्यादा वो है रिसोर्सेज का एक्सेस, ज़्यादा वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और जो नीचे हैं उनको बहुत कम मिल रही हैं। तो इससे समाज में क्या बढ़ती है? इनइक्वालिटी। हिस्टोरिकल व्यू रूसो, तो ये जीन जॉक रूसो ने काफ़ी बड़े फिलोसफर थे ये। इनके हिसाब से दो तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं। ये हमने देख लिया, नेचुरल इनइक्वालिटी जो नेचर ने हमें बनाया है, एज, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी तो है ना भाई, जैसे आइंस्टाइन की IQ कितनी ज़्यादा थी, हम और आप आइंस्टाइन जैसी थोड़ी वो कर सकते हैं। तो ये तो नेचुरल है, नेचर ने बनाया हमको ऐसा। ये इनइक्वालिटी तो नेचर ने दी है। स्ट्रेंथ, वो जैसे ग्रेट खली है, उसकी जैसी स्ट्रेंथ हमारे अंदर थोड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? नेचुरल इनइक्वालिटी है, ये नेचर ने दी है। उसके इनसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ये तो फिर मेरिट के हिसाब से हो जाता है काम। भाई आइंस्टाइन के अंदर इतनी इंटेलिजेंस थी तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो ठीक है, मेरिट के बेस काम हो गया। प्रॉब्लम जब आती है जब ये चीज़ सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में आ जाती है, विच अराइजेज थ्रू सोशल कन्वेंशंस एंड स्ट्रक्चर्स। सामाजिक जब ये असमानता, और वो फिर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, जैसे कास्ट सिस्टम से हो गई, क्लास सिस्टम से हो गई, या फिर कहीं चल रहा है कि जैसे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले लीजिए, अपार्थाइड का, जहाँ पे जो वाइट लोग हैं और जो ब्लैक्स हैं उनके बीच में संघर्ष चल रहा है। वाइट इनको बड़ा ही वैसा ट्रीट कर रहे हैं, ख़राब ट्रीट कर रहे हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें सोशल उसमें आ जाती हैं, सोशल दायरे में आ जाती हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती हैं, जब प्रॉब्लम खड़ी होती है। Forms of social inequality. Inequalities can be economic, political, social और capability based and become oppressive and rigidly enforced such as seen in caste system. ठीक है, तो वही inequalities, वही इक्वालिटी की तरह किस किस पे बेस्ड हो सकती है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। भाई जैसे सबको वोटिंग का अधिकार ना हो, तो जैसे 1920 से पहले USA में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो वो क्या हो गई? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो गई। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, भाई जो मतलब कुछ लोगों को ही अधिकार है कुछ काम करने का, कुछ जॉब करने का। जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल करते थे तो काफ़ी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन था, कि जैसे इवन ये जो UPSC तो खैर उस टाइम नहीं था, ये IAS का एग्ज़ाम, इसको शायद इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बोलते थे।
काफ़ी लड़ाई झगड़े करने के बाद इन्होंने मतलब इंडियंस को अलाउ किया ये एग्ज़ाम देने के लिए। उससे पहले सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रिटिश पीपल ही होता था। तो ये क्या हुआ, एक तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोल सकते हैं इसको हम। एंड बिकम ऑप्रेसिव एंड रिजिडली एनफोर्स। रिजिडली मतलब बिल्कुल उसको कानूनी रूप से एनफोर्स किया जाता है। Stratification and hierarchies. When inequality becomes structural and institutionalized, it leads to social stratification with society organized into hierarchical layers. ठीक है, तो जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज होने का मतलब कि बहुत ही रिजिड हो चुका है, उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बन चुके हैं, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाए तो फिर क्या बनती है, हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, और इस तरह से ये बढ़ रहा है ऊपर। ये सबसे नीचे वाले लोअर हो गए, ये अपर हो गए, और बीच में इस तरह ये बीच वाले मिडिल हो गए। ठीक है, तो इससे क्या इससे हायरार्किकल लेयर्स में समाज जो है वो डिवाइड हो जाता है। ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड डिपेंडेंस थ्योरी। एट द मैक्रो लेवल नेशंस आर डिवाइडेड इनटू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड। तो अब ये जैसे हमने किसी एक समाज की बात करी, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड में नेशंस को भी इस तरह डिवाइड किया जा सकता है भाई, कुछ नेशंस बहुत ऊपर आते हैं, कुछ नीचे आते हैं। जैसे ऊपर आप यूएसए, जर्मनी और इस तरह के नेशंस ले लीजिए, नीचे अपने बिल्कुल ये जो अफ्रीका के नेशंस होते हैं ना, नाइजीरिया वगैरह ले लीजिए, बीच में अपने इंडिया जैसे नेशंस आ गए, जहाँ पे कुछ गरीबी है कुछ अमीरी है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, उस टाइप के नेशंस है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले फर्स्ट वर्ल्ड हो गए, ये नीचे वाले डेवलपिंग हो गए, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड। इंडिया भी पहले बिल्कुल नीचे वालों में ही आता था, अब तो हम शायद कितने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए ना, तो शायद चौथे नंबर पे आते हैं आजकल। हालांकि उसका इतना फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो हमारी बहुत कम है। डिपेंडेंसी थ्योरी फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट लेंस। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी ये है कि जो ये ऊपर वाले मतलब अमीर नेशंस हैं ना, अमेरिका टाइप, ये जो गरीब देश नेशंस हैं, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश ले लीजिए, इनका एक तरह से इनके रिसोर्सेज को चूस रहे हैं, इनका खून चूस रहे हैं, और ये ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और ये जो गरीब है बेचारे गरीब होते जा रहे हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी है, मतलब जैसे वो कहते हैं ना, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो जो गरीब नेशंस हैं बांग्लादेश टाइप, वो गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि बड़े जो नेशंस हैं वो इनको अमीर नहीं होने दे रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए बांग्लादेश के पास कोई रॉ मटेरियल है, तो वो यूएस को सप्लाई कर देगा वो रॉ मटेरियल बहुत ही कम कीमत पे, फिर यूएस उसको कुछ प्रोडक्ट बना के फिर बांग्लादेश में बेचेगा, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इनकम होगी नहीं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी यही है कि जो अमीर नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप होने नहीं दे रही, बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कि भाई डेवलप कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और टैक्स के जैसे लॉज होते हैं, फिर ट्रेड बैरियर्स लगते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। मार्क्सिस्ट वर्सेस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो मार्क्सिस्ट तो होता है अपना क्लास स्ट्रगल वाला, मार्क्स का फंक्शनलिस्ट होता है कि सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी मिल के फंक्शन करते हैं तभी समाज चल पाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो जिसमें डिफरेंट और मतलब ऑर्गन्स है ना, आपके लिवर है, हार्ट वगैरह, ये सब मिलके चलते हैं तो ही आपका शरीर चल पाता है। तो ये फंक्शनलिस्ट थ्योरी है। मार्क्सिस्ट सी इनइक्वालिटी एज रूटेड इन द कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय अ फ्यू। तो मार्क्सिस्ट तो जब भी बात करेंगे, इनका सारा ध्यान यहीं जाता है, कहाँ पे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो इनका कहना है कि जो समाज में इनइक्वालिटी है वो कहाँ से आती है, वो आती है ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कुछ लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब बेसिकली पैसा, वेल्थ। पैसे से ही पैसा बनता है ना भाई, आपके पास बहुत अच्छा सारा पैसा है, मतलब आज 10,000 करोड़ रुपए हैं, कुछ इस तरह का अजीब सा अमाउंट जो हमको पता भी नहीं कितना होता है। ठीक है, तो इतने पैसों से आप फिर क्या है ना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, पैसे से पैसा बना सकते हैं। 10,000 करोड़ से आप 10 साल में पता नहीं 1,00,000 करोड़ बना लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा आपके पास। और जो गरीब आदमी है उसके पास तो 10,000 रुपये हैं, तो वो 10,000 रुपये से क्या करेगा, वो किसी कोचिंग वाले को दे देगा, और वहाँ से पढ़ के अपनी एक नौकरी ले लेगा, तो 20,000 रुपये कमाने लग जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी वहीं रह जाएगी। तो इनइक्वालिटी कहाँ से आई, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप से। तो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ज़्यादा पैसा है, वो पैसे से पैसा बनाएगा, वो और अमीर होता जाएगा, गरीब आदमी और गरीब होता जाएगा। तो जो इनइक्वालिटी है कि भाई एक एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये फासला और बढ़ता जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे अब आ जाएगा, इतना हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो मार्क्सिस्ट का कहना हो गया। फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू दैट इनइक्वालिटी इज नेसेसरी एंड इनएविटेबल टू एंश्योर रोल डिफरेंशिएशन एंड एफिशिएंसी इन सोसाइटी।
ठीक है, तो फंक्शनिस्ट का क्या व्यू क्या है कि जो समाज में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो इनइक्वालिटी ही है, वो किसी पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्ट करती है, वरना वो अब तक खत्म हो चुकी होती। तो उनका कहना है कि इनइक्वालिटी भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इनएविटेबल टू एंश्योर रोल डिफरेंशिएशन एंड एफिशिएंसी इन सोसाइटी। रोल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? भाई समाज जैसे इन स्टेटास में बटा हुआ है ना, ऊपर नीचे, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो सबको अपने अपने रोल पता है। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, इस तरह के जो प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं, ये लोग ऊपर आते हैं समाज में। तो इनको अपने रोल्स पता है क्या है, उनको पता है कि उनके रिवॉर्ड की क्या है, उनको कितना पैसा मिलेगा, उनकी क्या प्रेस्टीज है। बहुत ही मिनियल जॉब्स है, जैसे ऑटो रिक्शा चलाना, सफाई करना, इस तरह के काम जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी कर सकता है उनको, तो वो लोग नीचे आते हैं। तो उनको भी अपना रोल पता है समाज में क्या है, उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उनकी प्रेस्टीज क्या है, उनका स्टेटस क्या है। तो सबको अपना अपना अपनी जगह पता है बेसिकली, तो इसलिए समाज फिर चल रहा है स्मूथ लाइन। ये ऐसा कहना है फंक्शनलिस्ट का। मेजरिंग इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज ऑफन मेजर्ड यूजिंग टूल्स लाइक गिनी कोफिशिएंट विच क्वांटिफाइज इनकम डिस्पैरिटीज विद इन अ नेशन। ठीक है, तो ये गिनी कोफिशिएंट है, ये डिफरेंट नेशंस में इनकम डिस्पैरिटी को, ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, इनकम गैप, एक तरह से इनकम इनइक्वालिटी, इसको वो करने के लिए मतलब मेजर करने के लिए किया जाता है कि समाज में वेल्थ जो है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कितना वो हो गया है। मतलब बेसिकली बात वही है कि कम लोगों के पास, मतलब जैसे मान लीजिए 20% लोगों के पास करीब करीब 80% वेल्थ है, और 80% लोगों के पास बहुत ही कम है, सिर्फ 20% ही रह गई। तो ये गिनी कोफिशिएंट इसको बताता है। मेन चीज़ तो यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटीज, मतलब कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो बहुत कम कमा रहे हैं 80%, और बहुत ही कम लोग शायद 10 या 20% ज़्यादा कमा रहे हैं। तो समाज में इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है, इतना गैप है इनकम में। तो इससे क्या होता है ना, इससे फिर वही लोगों में वो बढ़ता है डिससेटिस्फैक्शन, कि यार वो देखते हैं अमीरों को, इनके पास इतना पैसा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। स्टेट इंटरवेंशन टू रिड्यूस इनक्वालिटी। गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस इनक्वालिटी थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये जो हमने देखा था कि हायर टैक्स, अमीरों से ज़्यादा, अमीरों से कुछ उन पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों को कम लगाओ। वेलफेयर प्रोग्राम्स में देखें कि जैसे भारत में खूब होते हैं इस तरह के प्रोग्राम, मतलब अनाज देना फ्री में, और भी कई तरह की चीज़ें देना। फिर ये मेडिकल, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पे फ्री में सब कुछ होता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गया एक तरह से रिजर्वेशन सिस्टम। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्यों बोलते हैं इसको? जैसे अब रिजर्वेशन में डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है ना भाई, अगर अपर कास्ट जो हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि लोअर कास्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो लोअर कास्ट ऑलरेडी नीचे थे, तो उनको हम समाज में ऊपर लाने के लिए कर रहे हैं। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वही जैसे फ्री में सरकार अनाज वगैरह देती है, ये सब करती है। फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद अब ये देख लेते हैं हम आखिरी चीज़, हायरार्की। तो हायरार्की क्या होती है? In sociology, hierarchy refers to a ranked system in which individuals or groups are placed in ascending or descending order based on status, power, or access to resources. It reflects the structural inequality present in society. तो हायरार्की बेसिकली वही स्ट्रेटिफिकेशन वाली चीज़ है कि एक ऐसा एक रैंकिंग मान लीजिए कि समाज में कुछ लोग बिल्कुल यहाँ ऊपर टॉप पे होते हैं, कुछ लोग यहाँ नीचे होते हैं, कुछ लोग यहाँ बीच में होते हैं, और इस तरह चलता है। अपने जैसे समाज में, इंडियन समाज में देख लीजिए कि भाई भाई जो कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, कोई इस तरह के लोग हैं, ये यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे तो कौन आएगा? बिल्कुल जो बेचारा झाड़ू पोछा लगा रहा है, सड़कें साफ़ कर रहा है, वो बिल्कुल नीचे आएगा। वो टॉप पे कौन आएंगे? टॉप पे तो भाई अंबानी टाइप लोग मान लीजिए आप, बहुत ही जिनके पास अथाह पैसा है। फिर उनके बाद यहाँ पे शायद ये सेकंड नंबर पे आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग आ जाएंगे। टॉप पे अंबानी के साथ आप पॉलिटिशियंस भी रख लीजिए, बिल्कुल हाई लेवल के पॉलिटिशियंस, पीएम सीएम टाइप लोग। बीच में फिर अपना नॉर्मल मिडिल क्लास टाइप लोग, अपना जो आईटी की जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई समाज की, हमने क्या बनाई है? हायरार्की। क्या है हायरार्की? एक रैंक सिस्टम है, रैंकिंग बनाई ना भाई, ये लोग सबसे ऊपर हैं, ये लोग नीचे हैं, तो एक रैंकिंग हो गई। इंडिविजुअल ग्रुप्स आर प्लेस्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब ये बढ़ता हुआ, तो ये यूँ बढ़ रहा है बेस्ड ऑन स्टेटस, पावर और एक्सेस टू रिसोर्सेज। हमने तो ये किस पे बनाया? ये सब कुछ पे ही बना दिया। मतलब इसमें स्टेटस भी आ गया, पावर भी आ गया, एक्सेस टू रिसोर्सेज भी आ गया। इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन सोसाइटी।
ठीक है। तो अब ये जैसे ग्रुप्स और ग्रुप्स पे भी हो सकता है, ये तो हमने इंडिविजुअल्स की बात करी, ग्रुप्स पे हो गया। जैसे कास्ट सिस्टम ले लीजिए, कुछ कास्ट ऊपर हैं, कुछ कास्ट नीचे हैं, ऊपर वालियों को अपर कास्ट बोलते हैं, नीचे वाली को लोअर कास्ट बोलते हैं, बीच वालियों को मिडिल कास्ट बोल लो। इनको क्लास भी ले सकते हैं, अपर क्लास या लोअर लोअर क्लास, बीच वाली मिडिल क्लास। ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई इसको हायरार्की बोलेंगे। हायरार्की इन सोसाइटी इज क्लोजली लिंक टू द प्रोसेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है। तो वही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हायरार्की लगभग लगभग एक चीज़ हो गई। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या था कि समाज हमारा इस तरह के लेयर्स या स्ट्रेटा में बटा हुआ है, और हायरार्की क्या है कि एक रैंकिंग है। तो वो रैंकिंग इसी के बेसिस पे तो है कि जो ऊपर हैं, जैसे कास्ट सिस्टम लीजिए, तो ये अपर कास्ट हैं, ये लोअर कास्ट हैं, तो ये इसी बेसिस पे तो है ना ये। तो ये हायरार्की हो गई। द स्ट्रक्चर रैंकिंग ऑन इंडिविजुअल्स ग्रुप बेस्ड ऑन इनइक्वल ऑन पावर। ठीक है। तो वही तो स्ट्रैटिफिकेशन तो क्या है, समाज लेयर्स में बटा हुआ है, और हायरार्की क्या चीज़ है, एक इन्हीं इन्हीं लेयर्स में, इन्हीं उसमें एक रैंकिंग हम बना लेते हैं कि भाई ये सबसे ऊपर ये हैं, नीचे ये हैं, बीच में ये हैं, इसको हायरार्की बोल देते हैं। In traditional societies like caste or estate system, hierarchy was seen as natural or divinely ordained. In contrast, modern industrial societies recognize stratification but reject divine justification. तो जो पुरानी सोसाइटीज़ थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, जैसे इंडिया में लीजिए, अब कास्ट सिस्टम कोई इंसानों ने थोड़ी बनाया, यही माना जाता है ना भाई ये तो डिवाइन चीज़ है, भगवान ने बनाया, ऐसा माना जाता है। ठीक है। इसी तरह जो एस्टेट सिस्टम था यूरोप में, जिसमें सबसे पहले क्लर्जी आती थी, फिर नोबल्स, और फिर ये अपने पीजेंट्स या कॉमनर्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो क्लर्जी और ये नोबल्स, ये भी माना जाता था कि ये, जैसे वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का वो था, तो मतलब जीसस क्राइस्ट ने ऐसा बनाया, चर्च ने ऐसा कहा था कि भाई ऐसा होता है, डिवाइन चीज़ है ये भी। ठीक है। तो पहले ज़्यादातर जो मतलब समाज में हायरार्की या स्ट्रेटिफिकेशन होता था वो डिवाइन बेसिस पे होता था, बेस्ड ऑन रिलीजियस डेफिनेशंस। आजकल जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस पे है, वो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे है, और ज़्यादातर उसमें क्लास आती है, अपर क्लास या लोअर कास्ट, मतलब पैसे से आजकल ज़्यादा वो होता है। भाई वो तो है ही ना। जैसे आप मान लीजिए आज के भारत में आप लोअर कास्ट भी हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा कोई स्टार्टअप वगैरह बना के उसको बेच दिया और आपने 1,000 करोड़ रुपए कमा लिए, तो अब आपकी कोई कास्ट पे थोड़ी कोई ध्यान देगा। आज आज बात होती है पैसे की। आप कोई अपर कास्ट है, लेकिन आप मतलब रिक्शा चलाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो आपको कोई इतनी इज्जत नहीं मिलेगी। आज क्या चलता है, आज चलता है पैसा। हो सकता है कि गाँव में आज भी ऐसा होता हो, लेकिन अगर हम शहरों की और बड़े मतलब इवन नॉर्मल सिटीज़ की भी बात करें, टाउन्स की, तो वहाँ पे भी आजकल पैसे का ही ज़्यादा मतलब वो है। तो मतलब पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए आदमी को। From inequality to hierarchy, inequalities in society lead to stratification, and when these are organized systematically, they form hierarchies, social layers placed on one above another. ठीक है। तो inequalities से क्या होता है, stratification बन जाता है, और stratification से फिर hierarchy बनती है, जो कि rigid form हो जाती है, और उससे फिर वही inequality बढ़ती है, exploitation होता है। ठीक है। Types of hierarchies. Hierarchy can exist in multiple forms: caste, class, gender, political, workplace hierarchies. The more complex the hierarchy, the more differentiated the society. तो बहुत सारी चीज़ों पे हायरार्की बनाई जा सकती है। कास्ट पे बनाई जा सकती है, भाई ये अपर कास्ट हो गए, ये लोअर कास्ट हो गए, इस तरह ये हायरार्की हो गई। क्लास पे बनाई जा सकती है, ये अपर क्लास हो गई, ये लोअर क्लास हो गई, और इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ सबसे लोवेस्ट और ये ऊपर ऐसे बढ़ रहा है। जेंडर पे अब तो काफ़ी वो हो गया, लेकिन पहले जैसे मेल्स को ऊपर माना जाता था फीमेल से। पॉलिटिकल मतलब हायरार्की, इंडिया में तो हमेशा हमने पॉलिटिकल हायरार्की कभी देखी नहीं, जब से फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली है, क्योंकि सबको बराबर पॉलिटिकल अधिकार मिले हैं। ठीक है। द मोर कॉम्प्लेक्स द हायरार्की, द मोर डिफरेंशिएटेड द सोसाइटी। मतलब ये हायरार्की में जितने ज़्यादा लेयर्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा डिफरेंशिएटेड सोसाइटी होगी, मतलब उतने ही ज़्यादा अलग अलग एक तरह से लोग होंगे, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। Functionalists see hierarchies as a result of growing specialization and division of labor as essential for smooth functioning of society. तो फंक्शनलिस्ट तो मानते हैं कि जो भी चीज़ समाज में एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई पर्पज़ है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए ये मानते हैं कि हायरार्की भी जो अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका एक पर्पज़ है, और वो पर्पज़ क्या है, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन मतलब ये कैसे आते हैं दोनों, वही जैसे मान लीजिए ये हायरार्की है, तो कुछ लोग ऊपर हैं, इस तरह से है। तो जो ऊपर हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, और भी बहुत इस तरह के जो प्रेस्टिजियस जॉब्स कर रहे हैं, लॉयर्स हैं,
तो उनको पता है भाई उनके क्या रोल है, उनकी क्या प्रेस्टीज है, उनका क्या रिवॉर्ड सिस्टम, उनको कितना पैसा मिलेगा। मीनियल जॉब्स जो कर रहे हैं वो नीचे आते हैं, तो उनको भी पता है भाई उनको कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, सबको अपना अपना रोल पता है समाज में। तो इससे क्या आंसर हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। और ये बहुत ही ज़रूरी है मॉडर्न समाज के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर। सबको अपना अपना काम पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। एक आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि वो है तो डॉक्टर, लेकिन उसको ज़रूरत पड़े कोई कोर्ट की तो वो अपना मतलब लॉयर भी खुद ही बन जाए, घर में कुछ ख़राब हो गया तो वो भी खुद ही सही कर ले। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है, मतलब असेंशियल है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। कि आप एक स्पेशलाइजेशन होता है ना, ग्रोविंग स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न सोसाइटीज़ में आप क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन की ज़िंदगी में आप कोई एक ही काम कर सकते हैं, और उसके स्पेशलाइजे उसको आपको एक तरह से उसमें स्पेशलाइज होना बहुत ज़रूरी, तभी आप उसमें कुछ कर पाएंगे। अब जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो 12th के बाद वो क्लियर करते हैं, उसके बाद 10 साल की पढ़ाई या 12 साल की पढ़ाई करके वो प्रॉपर डॉक्टर बन पाते हैं। इसी तरह लॉयर्स हैं, कोई भी मतलब आपको काम करना है। पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू क्या कहता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू कहता है कि आर्ग्यूज दैट मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज नाउ हैव इंडिविजुअलाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड इनइक्वालिटीज, क्रिएटिंग न्यूमरस माइक्रो हायरार्की रेदर देन अ क्लियर वर्टिकल स्ट्रक्चर। अब ये मॉडर्न समाज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, नए नए जॉब्स आ गए हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पहले जैसे क्लियर एक हायरार्की होती थी समाज में कि भाई ये है, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है, बहुत ही माइक्रो हायरार्कीज बन गई हैं अलग अलग। एक मतलब एक समाज पहले ऐसा होता था, ये इसकी हायरार्की है। अब एक ही समाज में एक हायरार्की तो ऐसी चल रही है, एक हायरार्की ऐसी चल रही है, एक ऐसे है। एक ही समाज में बहुत सारी हायरार्कीज हैं। अब बहुत सारी कैसे है, मान लीजिए जैसे सोशल मीडिया आ गया आजकल। अब किसी ने उस पर बहुत सारे वो कुछ अपना मतलब वो कर लिए, 1 मिलियन वो कर लिए सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स। तो अब उसका पॉपुलैरिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पॉपुलैरिटी के मामले तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे क्या उतना उससे पैसा नहीं बनता हो, तो वो पैसे के मामले में यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। और प्रेस्टीज तो उसकी बढ़ जाएगी काफ़ी। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग उसको वैसा भी माने, मतलब कुछ उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स भी तो होते हैं ना, जो कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं, मतलब वो नाली में कूद जाएंगे, है ना, कपड़े खोल के कुछ भी करेंगे, मतलब अजीब अजीब से काम कर रहे हैं, तो उनको लोग फिर पागल भी मानने लग जाते हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी तो ज़्यादा है, लेकिन उनका क्या रेस्पेक्ट उतनी है, प्रेस्टीज उतनी है, उसमें वो नीचे आएंगे। मतलब एक रिजिड हायरार्की नहीं है कि भाई या तो आदमी ऊपर है या नीचे है, वो किसी चीज़ में ऊपर है, किसी चीज़ में नीचे है, क्योंकि समाज बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिंपल जॉब्स रह गई हैं आजकल, भाई ये आजकल नए नए तरह के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही आदमी किसी उसमें तो यहाँ पे हो सकता है और किसी उसमें यहाँ पे हो सकता है। Hierarchy is often seen as the opposite of equality. Modern democracies promote equality before law and equality of opportunity attempt to receive status by hierarchies. तो बिल्कुल सही बात है, इक्वलिटी का तो अपोजिट ही क्यों होगा ना हायरार्की, क्योंकि इक्वलिटी क्या कहती है, सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, एक लाइन, ये सब एक हूँ, ये इक्वलिटी का मतलब। हायरार्की का मतलब यही है कि सारे अलग अलग हैं और ऐसे रैंकिंग है, ये ऊपर वाले फर्स्ट रैंक मतलब टॉपर्स हैं और ये सबसे लास्ट वाले हैं। तो ये तो हायरार्की बिल्कुल अगेंस्ट हो गई ना इक्वलिटी के। इक्वलिटी का तो मतलब है कि ये सब खत्म करो और सारों को एक ही लाइन में ले आओ, ये इक्वलिटी है। Despite political equality in democratic societies, social and economic inequalities persist, creating parallel hierarchies in personal and professional spheres. तो वही बात है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है कि मतलब सबको वोट का अधिकार है बराबर, और सबको इलेक्शन में खड़े होने का, मतलब पॉलिटिकली तो सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ हर जगह एग्जिस्ट करती हैं, क्रिएटिंग पैरेलल हायरार्कीज एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्पेयर्स। पर्सनल मतलब स्पेयर में पैरेलल हायरार्की क्या हो गई कि मान लीजिए कोई लेडी है, फीमेल है, तो वो ऑफिस में तो हो सकता है वो बॉस हो, आईटी कंपनी में किसी में काम करती है, तो वो 10 साल जॉब करने के बाद वो टीम लीडर बन गई, या मतलब क्या होता है आईटी में, टीम लीडर ही बोलते हैं ना, टीम लीडर बन गई जो भी है। लेकिन घर पे तो वो एज अ फीमेल इंडियन समाज में तो उनको वही करना पड़ेगा ना भाई, घर के काम, खाना बनाना, वो करना फीमेल को। हालांकि अब तो सब बराबर हो गया, पुरानी बातें हैं, इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए कि फीमेल्स को नीचे माना जाता है, मेल्स ऊपर है, सब बराबर हैं आज के ज़माने में। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि वो ऑफिस में तो वो टीम लीडर है, लेकिन घर में वो जस्ट मतलब वो जो नॉर्मल सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वही पैरेलल हायरार्कीज है कि एक आदमी कहीं पे कुछ है, एक आदमी कहीं पे कुछ है।
reinforcement of hierarchy. Hierarchy results in unequal opportunities and rewards which further reinforce hierarchical structures and make them self perpetuating. Perpetuating मतलब कि वही अपने आप को बार बार ऐसे हालात पैदा करता है कि वो चीज़ और मजबूत होती जाए। मतलब कि जैसे ये ले लीजिए आप अपनी, ये समाज है अपना, ये लोग ऊपर हैं, इनको अपर क्लास मान लीजिए, ये नीचे हैं, ये लोअर क्लास हो गए। अब ये अपर क्लास वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो इनके जो बच्चे होंगे वो ज़ाहिर सी बात है कि वो भी अपर क्लास ही रहेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लोअर क्लास के जो लोग होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनको लोअर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, घर में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, एजुकेशन भी नहीं मिली, बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो उनके बच्चे भी लोअर क्लास रहेंगे। मिडिल क्लास वालों के बच्चे वही जैसे उनके मतलब जो छोटी-मोटी नौकरी करते थे, वो भी नौकरी कर लेंगे। तो हायरार्की क्या है ना, अपने आप को सेल्फ परपेचुएट करती है, कि वो अपने आप को ऐसी कोशिश करती है कि वो बनी रहे, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है कोशिश करने की, क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा हो जाते हैं। भाई अपर जो ऊपर है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो उनके बच्चे भी ऊपर ही रहेंगे, और जो लोअर क्लास जो नीचे है, उनके बच्चे भी नीचे रहेंगे, क्योंकि उनके पास लोअर रिसोर्सेज हैं। मार्क्सिज्म वो व्यू हमने खूब देख लिया है। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हायरार्की इज अ टूल ऑफ डोमिनेंट क्लास दैट सस्टेन इक्वालिटी एंड कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट। तो मार्क्सिस्ट का कहना है कि भाई जो ऊपर जो रह रहा है, अपर क्लास वाला है, इसके तो मजे हैं क्योंकि सारे रिसोर्सेज इसको मिल रहे हैं। तो ये हायरार्की इन्होंने पैदा करी है अपर क्लास वालों ने, जिससे कि ये लोअर क्लास वालों को और मिडिल क्लास इनके नीचे जो भी है उसको ये दबा सकें और सारे रिसोर्सेज का मजा ले सकें। फंक्शनलिस्ट सी एज नेसेसरी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड एडवोकेटिंग रोल्स इन सोसाइटी। तो फंक्शनलिस्ट वही बोलते हैं ना, समाज में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका एक रीज़न होता है, पर्पस होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये कहते हैं कि हायरार्की का पर्पस क्या है, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड एलोकेटिंग रोल्स इन सोसाइटी। तो ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, भाई सबको अपनी अपनी जगह पता है कि भाई जिसका जॉब ये है, इसका जॉब ये है, तो किसी के अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं होता, सबको अपना काम पता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, समाज बढ़ रहा है आगे। और सबको अपने रोल्स भी पता है, भाई मेरा काम ये है, मेरे को इतने पैसे मिलते हैं तो मैं समाज में आता हूँ, सबको मोटा मोटा अंडरस्टूड होता है कि यार मैं अपर क्लास से हूँ, कि मैं लोअर क्लास हूँ, कि मैं मिडिल क्लास हूँ, और वो हर हर आदमी उसको एक्सेप्ट करके ही अपने फिर जीवन जीता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने देखा इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड हायरार्की। इसके बाद इसी में, इसी वाले टॉपिक में 3 कंसेप्ट्स और बचे हैं शायद, और वो हैं पोवर्टी है, एक एक्सक्लूजन है, एक डेप्रिवेशन है। ठीक है, तो वो एक इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट बनेगा इस वीडियो का, तो वो उसमें कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।